Hello everyone, we are starting with chapter number 9, which is heredity and evolution. So here we are going to discuss previous year questions. और इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जो कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइफ प्रोसेसेस पे थी, वो भी देखना मत भूलना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो पिछले सालों में बार बार रिपीट हुए हैं. ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो देखना मत भूलना पूरी वीडियो. सो सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे बात करी जा रही है इनहेरिटेंस के बारे में. तो उसके फादर कौन थे? इट वॉज मेंडल, ग्रिफिन, जॉनसन और वॉटसन एंड क्रिक. सो इट वॉज बाय मेंडल. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रोवाइड किया था? मेंडल ने. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. It says, according to the evolutionary theory, formation of new species occurs generally due to, मतलब न्यू स्पीशीज़ बनती क्यों है? सडन क्रिएशन बाय नेचर, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम से क्रिएशन हो रहा है न्यू स्पीशीज़ का. सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर सेवरल जनरेशन. सो येस, दिस माइट बी रीज़न फॉर क्वेश्चन. वाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज एक्यूमुलेट होते रहते हैं वेरिएशंस धीरे धीरे हमारे जनरेशन्स में, और वो एकदम से ही देन न्यू स्पीशीज़ क्रिएट हो जाती है. धीरे धीरे वेरिएशंस आते हैं और एकदम से ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन विच इज़ बी पार्ट. लेट्स डू नेक्स्ट. इट सेज द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाय. तो नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? इट वॉज बाय Darwin. So Darwin is right answer, which is C option. Let's do next. It says the genetic constitution of an organism is called genotype, phenotype, variation or gene. So it is given by genotype. जो भी genetic constitution होता है एक organism का, वो किस पे depend करता है? उसके genotype पे. So this is the answer, first part. Let's do next. It says write the scientific name of the plant on which Mendel carried out his experiment. तो जोन सा एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने टू स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो वैसे तो उसका नेम जो है वो पी है, और साइंटिफिक नेम क्या है उसका? पायसम सैटिवम. आपने इसको लिखना कैसे है? पहला वर्ड आपका रहेगा कैपिटल में पी, और एस ध्यान रखना कि आप इसको स्मॉल में लिख रहे हो, क्योंकि हमेशा साइंटिफिक नेम का जो सेकंड वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, नहीं तो हाफ मार्क्स मिलेगा. लेट्स डू नेक्स्ट नाउ. इट सेज अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल कंटेन्स कैरेट, पोटैटो, रेडिश एंड टोमेटो. विच ऑफ देम रिप्रेजेंट द करेक्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर. तो होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम होना, और हो सकता है उसके फंक्शंस अलग अलग हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिया हुआ है कैरेट और पोटैटो, इनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता. कैरेट और टोमेटो, अगेन नो स्ट्रक्चर मैच. थर्ड वन इज़ रेडिश एंड कैरेट, उनका स्ट्रक्चर मैच करता है, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन क्या देंगे? सी. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7 which says what is the percentage possibility of couple having daughter. सो 50% ही रहता है. चांसेस क्या होते हैं? 50% डॉटर और 50% सन, और अगर यहाँ पे सन भी आ जाते तब भी आप आंसर 50% ही लिखोगे. लेट्स डू नेक्स्ट नाउ. इट सेज व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ओरिजिन सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कैरेट और रेडिश के केस में. सो वहाँ पे हमने देखा स्ट्रक्चर सेम है बट उनका डिफरेंट फंक्शन है. सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन जैसे कि हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड. उनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन दोनों ही केस में अलग अलग है. एनालॉगस में उल्टा होता है. उल्टा जैसे कि उनके डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होता है और ओरिजिन भी डिफरेंट रहता है, बट उनका फंक्शन सेम रहता है. तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया होमोलोगस के. और यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ बर्ड. स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है लेकिन फंक्शन बिल्कुल सेम है कि उड़ने के काम आता है.
सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट होमोलोगस एंड एनालोगस, और ये तो ज़रूर ही करके जाना क्योंकि बार बार रिपीट होता है हर साल. लेट्स डू नेक्स्ट नाउ. Describe how the sex of the offspring is determined in the zygote in human beings. तो सबसे अच्छा तो पहले ये रहेगा कि आप इसके अंदर वो डायग्राम क्रिएट करो x और y वाला. जैसे कि आपको पता है एक्स एक्स होता है फीमेल के पास और मेल के पास होता है एक्स वाई. अब आप इसके बीच में क्रॉस दिखा सकते हो. पहला पहला अगर मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा, अगर फर्स्ट एक्स वाई के साथ मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा, सेकेंड एक्स फर्स्ट एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स एक्स, सेकेंड एक्स वाई के साथ मिलेगा तो एक्स वाई. सो 50-50% चांसेस हो गए कि जो बेबी का सेक्स होगा वो हो सकता है मेल हो और हो सकता है फीमेल हो. अब आप इसी को डिपिक्ट कर सकते हो अपने आंसर को इन लैंग्वेज. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्स कैन प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट आइदर एक्स एंड वाई. हमें पता है मेल्स के पास 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं, तो उसी को आप सेंटेंस बनाओ एक्स टाइप और वाई टाइप. इसी तरह फीमेल्स के पास आप लिख सकते हो दे हैव ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट विच इज़ एक्स टाइप. अगर एक्स टाइप स्पर्म फ्यूज़ कर दे ओवम के साथ तो सेक्स ऑफ द बेबी क्या हो जाएगा, फीमेल. अगर वाई टाइप स्पर्म फ्यूज़ करता है, दिस इज फ्यूजेस विद द ओवम, देन द सेक्स ऑफ द बेबी विल बी मेल. तो आपने ऐसे आंसर को अपने क्रिएट करना है. आपको ये तो आता ही होगा बनाना आता है तो उसको लिख भी दो, और अगर लिखोगे तो बेटर इम्प्रेशन पड़ेगा आपका चेकअप पे. सो ये ध्यान रखना और इसको ऐसे ही लिखना. सो इन द एंड यू कैन राइट दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. So this is how you can complete your answer. Let's start with next question. It says wild cabbage was converted into number of variants like cauliflower, broccoli and cabbage by man. What is the process known as? तो इस process को हम क्या बोलते हैं, artificial selection. कि हमने artificially select किया है ताकि हमारे पास कुछ न्यू वेराइटी आ सके जो खाने लायक हो. तो cauliflower हो गया, broccoli हो गया, cabbage हो गया. Does it play an important role in organic evolution? तो organic evolution जो होता है वो बिल्कुल पैरेलल होता है नेचुरल सिलेक्शन के. नेचुरल सिलेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है. और येस इट डू प्ले अ रोल. कैसे रोल प्ले करता है कि न्यू स्पीशीज़ मिलती है हमें और जो कि यूज़फुल ट्रेट्स वाली होती है. जैसे वाइल्ड कैबेज जो है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हम उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन जो उसके न्यू स्पीशीज़ हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, तो ये इनके पास काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ट्रेट्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट नाउ. इट सेज कैन जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड टू स्पीशिएशन, हाउ? तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हो सकता है कि न्यू स्पीशीज़ बने. येस इट इज़ पॉसिबल. देख लेते हैं कैसे. अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ग्रुप ऑफ 1 एनिमल है. अब होगा क्या, मान लेते हैं ये डिवाइड हो गए ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, बीच में रिवर आ गई. अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. फर्स्ट इज सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2. अब ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब जीन्स में रैंडम चेंजेस आएंगे और अब इन दोनों पे ही जो नेचुरल सिलेक्शन है वो अलग तरीके से ऑपरेट होगा और जिसकी वजह से हमें न्यू स्पीशीज़ मिल सकती है, विच इज़ स्पीशिएशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स डू नेक्स्ट नाउ. इट सेज वाटर फॉसिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. तो सबसे पहले तो आप डिफाइन करोगे फॉसिल्स होते क्या हैं. दे आर द प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हमें ये क्या बताते हैं, एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं या नहीं बताते. सो येस दे डू टेल अस अबाउट द एवोल्यूशन प्रोसेस. हम मान लेते हैं ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारा फॉसिल 1 है जो कि बहुत ही पास है अर्थ सरफेस के. दूसरा फॉसिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, F2 ले लेते हैं उसका नाम. तो अब हमें ये समझना है कि कौन सा फॉसिल ज़्यादा पुराना है. तो ऑब्वियसली बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, जो F1 वाला है वो बहुत क्लोज़ है अर्थ सरफेस से, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यू है ये.
और F2 जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है, इसका मतलब वो बहुत पुराना है। अब करते क्या है साइंटिस्ट, दोनों को रिलेट करेंगे, दोनों के फॉसिल्स को रिलेट करेंगे और कॉमन कनेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, एवोल्यूशनरी रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में कि क्या इनसे कोई पुराना नाता तो नहीं। सो येस, fossils do tell us about the evolutionary relationship. Let's do next. It says woman with blonde curly hair married a man with black soft hair. All of their children in first generation had black soft hair, but in next generation children had different combinations in the ratio of 9:3:1. State the law that governs this expression. तो ये जो डिपिक्ट कर रहा है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। आपको रिजल्ट से समझ आ रहा होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस है। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस कब लगता है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी हो सकता है बच्चे के ब्लॉन्ड हेयर के साथ, ब्लॉन्ड मीन्स कलर, और साथ में सॉफ्टनेस हो, तो आपके क्या हो गए, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए। एंड इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंडर आता है। सो ये इसको लिखना मत भूलना और स्टेट करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि उनके कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं और वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। सो यू मस्ट राइट दिस। Let's do question number 15. So it says, give a suitable explanation for geographical isolation of individual of a species lead to formation of a new species. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होती है, वही आपने भी लिखना है। पहले वाला आंसर भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि सब पॉपुलेशन बन जाती है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जिसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है, नेचुरल सिलेक्शन चेंज हो जाता है दोनों ही बीटल्स पे या दोनों ही सब ग्रुप्स पे। तो आप ये लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन अंडर दिस, और सेम रहेगा, चाहे आप वही वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे फॉर क्लास 10th। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।